ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा और अब वक्त है एबीपी रिपोर्ट का, उस खास शो का जिसमें आपको सिर्फ 1 मिनट में तमाम बड़ी खबरें मिलेंगी, उनसे जुड़ी ताजा हलचल और सटीक रिपोर्ट भी मिलेगी। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर से आई एक खबर की, जहां पर भीषण आग की लपटों का तांडव देखने को मिला है। एक इमारत में आग लग गई, उसमें 3 बच्चों समेत 5 लोग फंस गए और 5 की दर्दनाक मौत हो गई। आग के तांडव की ये तस्वीरें किसी को भी खौफजदा करने के लिए काफी हैं। आग की भीषण लपटों ने कानपुर के चमनगंज इलाके में ऐसा कहर बरपाया कि हर कोई सन्न रह गया। चमनगंज इलाके में मौजूद 5 मंजिला इमारत में लगी आग इतनी तेजी से भड़की कि हर तरफ अफरा तफरी मच गई, चीख पुकार मच गई। आग 5वीं मंजिल पर चल रहे अवैध जूता कारखाने में लगी थी, जो इतनी तेजी से फैली कि फैक्ट्री में मौजूद 5 लोगों को निकलने का मौका तक नहीं मिल पाया। हादसे में 5 लोगों की झुलसकर मौत हो गई। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं इस आग में अवैध जूता फैक्ट्री भी पूरी तरह से खाक हो गई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अग्निकांड का फौरन ही संज्ञान लिया, जिनके निर्देश पर राहत और बचाव काम में तेजी लाई गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम की लाख मशक्कत के बावजूद फैक्ट्री में मौजूद 5 लोगों की जान बचाई नहीं जा सकी। अवैध जूता फैक्ट्री में लगी आग की पुलिस जाँच में जुटी है। पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आग किस वजह से लगी थी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने पीएम मोदी का जिक्र करते हुए कहा कि जनता जैसा चाहती है उसी तरह पहलगाम में हमला करने वालों को जवाब भी दिया जाएगा। भारत दौरे पर आए जापान के रक्षा मंत्री आज राजनाथ सिंह से मुलाकात करेंगे। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे हैं। रक्षा मंत्री के इस बयान को पाकिस्तान के लिए बड़ा संदेश माना जा रहा है। देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। राजनाथ सिंह आज जापान के रक्षा मंत्री जनरल नकातानी के साथ बातचीत करेंगे। ये बैठक सुबह 10:30 बजे साउथ ब्लॉक में होगी। पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा होगी, द्विपक्षीय संबंधों पर भी चर्चा होगी, रक्षा औद्योगिक सहयोग बढ़ाने पर भी विचार विमर्श होगा। पहलगाम हमले के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कई देशों के रक्षा मंत्रियों के सामने पहलगाम हमले को लेकर भारत का पक्ष रख चुके हैं। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच पंजाब के सरहदी जिले फिरोजपुर कैंट में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई, जिसके लिए पहले अनाउंसमेंट किया गया और रात को पूरा जिला अंधेरे में डूबा हुआ नजर आया। पाकिस्तान से जारी तनाव के बीच सीमा से सटे फिरोजपुर कैंट जिले में ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई, जिसके लिए पहले अनाउंसमेंट कर नागरिकों को ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की जानकारी दी गई और फिर रात होने पर 30 मिनट के लिए ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के तहत पूरे शहर में अंधेरा दिखा, जहां पुलिस के जवान मुस्तैदी के साथ गश्त करते दिखे। रात 9 बजते ही फिरोजपुर कैंट के सभी घरों की बिजली बंद कर दी गई। आधे घंटे तक ब्लैकआउट मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती दिखी। इस दौरान जहां फिरोजपुर कैंट का पूरा इलाका अंधेरे में डूबा दिखा, तो सड़क पर भी इक्का दुक्का गाड़ियां ही दौड़ती दिखाई दी। पुलिस ने भी नाकेबंदी कर पूरे इलाके की चेकिंग की। युद्ध के हालात में दुश्मन के हमले से बचने के लिए इस ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, ताकि अगर हालात खराब हों तो इसके जरिए दुश्मन के किसी भी हमले से आम लोगों को बचाया जा सके। मॉक ड्रिल के दौरान पूरा इलाका ही छावनी में तब्दील नजर आया, जहां सड़क पर पुलिस के जवान लोगों को समझाते और ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की अहमियत बताते हुए दिखाई दिए। एक बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान ने लगातार 11वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया है। पाकिस्तानी चौकी से कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ में फायरिंग की गई है। बता दें कि राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर में भी गोलीबारी हुई। भारतीय सेना ने भी करारा जवाब दिया है।
तो लगातार 11वें दिन पाकिस्तान की तरफ से ये सीज फायर का उल्लंघन किया गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान की जो घबराहट है, जो बौखलाहट है, वो ऐसे सामने आ रही है कि 11वें दिन एक बार फिर से पाकिस्तान की सीमा की तरफ से जो फायरिंग है उसकी घटना सामने आई है। सीज फायर का उल्लंघन यहां पर किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से ये फायरिंग हो रही है और पाकिस्तानी चौकी से कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ की तरफ फायरिंग की गई। राजौरी, मेंढर और नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर में भी गोलीबारी की खबर सामने आ रही है। हालांकि भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार ये जो हरकतें हैं वो की जा रही हैं। एलओसी पर पाकिस्तानी चौकियों की तरफ से फायरिंग की घटनाएं सामने आ रही है। 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ पहलगाम में और उसके बाद से भारत लगातार पाकिस्तान के खिलाफ कड़े एक्शन ले रहा है, लेकिन पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। 11वें दिन सीज फायर का उल्लंघन किया। नीरज राजपूत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, लगातार पाकिस्तान की यह हरकत सामने आ रही है, 11वां दिन और एक बार फिर से सीज फायर का उल्लंघन। बिल्कुल, अब हम लोग देख रहे हैं कि एलओसी के एक बहुत बड़े हिस्से में जो है दोनों तरफ से, भारत और पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान, जैसे आपने बताया, 10-11 दिन हो चुके हैं लगातार फायरिंग कर रहा है, युद्ध विराम का उल्लंघन कर रहा है। इसलिए भारतीय सेना भी कड़ा जवाब दे रही है। और अगर हम लोग देखें एलओसी की, तो बारामूला हुआ, कुपवाड़ा हुआ, पुंछ, राजौरी, अखनूर, नौशेरा, कोई सेक्टर ऐसा नहीं बचा है कारगिल द्रास के अलावा जहां पर फायरिंग इस वक्त भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में नहीं चल रही है। दोनों देशों के बीच में हालात बहुत ही तनावपूर्ण बने हुए हैं एलओसी पर। ठीक नीरज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। पहलगाम आतंकी हमले के 14 दिन हो गए हैं, लेकिन देश में इसे लेकर सियासत पुरजोर हो रही है। कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए तो ओवैसी ने मौत का बदला पाकिस्तान से लेने की बात कही। एक तरफ कांग्रेस सरकार के फैसले का समर्थन करने की बात कह रही है, तो दूसरी तरफ एक्स पर वीडियो पोस्ट कर सरकार की मंशा पर सवाल भी खड़े कर रही है। कांग्रेस ने सवाल किया है, पीएम मोदी ने सऊदी अरब से लौटकर क्या किया? वो बिहार में रैली करने गए, मुंबई की वेब समिट में हिस्सा लिया, केरल जाकर पोर्ट का उद्घाटन किया, जबकि राहुल गांधी कश्मीर गए, घायलों से मिले, मृतकों को श्रद्धांजलि दी, सर्वदलीय बैठक की, लेकिन सरकार कोई बड़ा एक्शन नहीं ले रही है। पहलगाम की घटना के लिए जो भी मुंह तोड़ जवाब पाकिस्तान को देना है, उसके लिए भारत पूरी तरह तैयार है। और राहुल गांधी जी ने कहा, खड़गे साहब ने कहा, न सिर्फ संपूर्ण विपक्ष लेकिन 140 करोड़ एकजुट हैं। वहीं ओवैसी ने भी पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। पाकिस्तान को समझाने का वक्त कम हो, जिम्मेदारी के साथ बात में लाए बगैर कह रहा हूं कि ये वक्त जवाब देने का। समाजवादी पार्टी ने तो पीओके को वापस लेने की मांग कर दी है। कहाँ कब्जा करे, ले लें वापस। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पहलगाम हमले को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये चुनौतीपूर्ण स्थिति जरूर है, लेकिन भारत के पास मजबूत नेतृत्व है जो कड़ा जवाब देगा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ग्वालियर में थे, जहां से उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, हमेशा देश को सबसे ऊपर रखना चाहिए। किसान को जो भी सहायता मिले इन्फ्लेशन कनेक्टेड होना चाहिए। 6,000 रुपये प्रति वर्ष, अभी 6,000 में कोई भी अर्थशास्त्री कहेगा 6,000 रुपये की जो कीमत शुरू की गई थी। उपराष्ट्रपति ने देश के किसानों का भी मुद्दा उठाया और कहा कि किसान को जो भी सहायता मिले वो महंगाई की दर के आधार पर होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ भी की। उन्होंने कहा कि हमें किसान को गले लगाना होगा और किसानों से बातचीत करनी होगी। आज भारत के सामने पहलगाम की चुनौती है। ये दूसरी बात है कि आज के दिन भारत बहुत सबल है, हमारा नेतृत्व कुशल है। योग गुरु बाबा रामदेव ने मुसलमानों को लेकर विवादित बयान दिया है, तो वहीं बाबा रामदेव ने यह भी कहा कि भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। मुसलमानों को लेकर योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि भारत में बाबर जैसी नालायक औलादें और औरंगजेब जैसे क्रूर लोग 2-4 की संख्या में बस गए और ये आज 20 करोड़ बन गए हैं। ईसाईयत अपने अलग कारणों से एक्सपोज हो चुकी है और अमेरिका टेररिज्म के चलते अलग तरह से एक्सपोज हो चुका है। भारत के साथ 4 दिन भी खड़ा नहीं हो सकता युद्ध के लिए।
अब तो मुझे लगता है थोड़े दिनों में हमें अगला गुरुकुल एक कराची में और अगला लाहौर में बनाना पड़ेगा। योग गुरु बाबा रामदेव पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक पर बरसे और उन्होंने ईसाइयों की मंशा पर भी सवाल उठाए। बाबर और उसकी कुछ ऐसे ही नालायक औलाद हैं, औरंगजेब जैसे क्रूर लोगों ने हमने 2-4 पहले तो आके चले जाते थे लूटपाट करके, और 2-4 को आज कितना बना लिया उन्होंने, 20 करोड़ से ज्यादा। तो यदि वो 3 लाख से ज्यादा मदरसे बना सकते हैं, वो लाखों मस्जिदें बना सकते हैं, तो हम सनातन धर्म से देश में 5 लाख गुरुकुल क्यों नहीं बना सकते। बात उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती की, जहां पर अवैध मदरसों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अभियान के ऐलान के बाद रविवार को आधा दर्जन अवैध मदरसों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें जमींदोज कर दिया गया। तस्वीरें भारत नेपाल सीमा पर मौजूद श्रावस्ती जिले की हैं, जहां पर योगी सरकार के एक्शन से हड़कंप मचा दिख रहा है। इन इलाकों में अवैध मदरसों की बढ़ती तादाद को देखते हुए सरकार ने इन्हें गिराने का फैसला किया था, जिसके बाद शुरू किए गए बुलडोजर एक्शन से अवैध मदरसा संचालकों में अफरा तफरी मच गई है। रविवार को बुलडोजर कार्रवाई के तहत करीब आधा दर्जन अवैध मदरसों को जमींदोज कर दिया गया। आरोप ये है कि ये सभी मदरसे सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाए गए थे। प्रशासन ने इसके लिए पहले ही मदरसा संचालकों को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद भी जब अवैध मदरसों को नहीं हटाया गया तो प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध मदरसों को बुलडोजर की मदद से गिरा दिया। अतिक्रमण के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई की गई। अब तक 68 अवैध मदरसों को सील किया जा चुका है। 164 जगहों पर कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। नेपाल भारत सीमा पर मौजूद अवैध मदरसों पर कार्रवाई हो रही है। बुलडोजर कार्रवाई के दौरान प्रशासन की टीम के साथ पुलिस बल को भी तैनात किया गया था, ताकि कार्रवाई के दौरान अगर अराजक तत्व इसमें बाधा डालने की कोशिश करें तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा सके। और गर्मी बढ़ने के साथ साथ आग लगने के मामलों में इजाफा हो रहा है। तेलंगाना के सिकंदराबाद में एसबीआई बैंक में आग लगने से हड़कंप मचा, तो यूपी के उन्नाव में चलती कार में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। भीषण आग ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में जमकर उत्पात मचाया, जिसने देखते ही देखते बिल्डिंग की चौथी मंजिल को अपने आगोश में ले लिया। तेजी से फैली आग की लपटों ने चौथी मंजिल पर मौजूद एसबीआई बैंक को जलाकर खाक कर डाला। आग लगने से हुआ यह हादसा सिकंदराबाद के प्यातनी सेंटर के पास हुआ, जहां बिल्डिंग की चौथी मंजिल पर मौजूद एसबीआई बैंक में अचानक ही आग के शोले भड़के और देखते ही देखते इन शोलों ने भीषण लपटों का रूप अख्तियार कर लिया। आग लगने की जानकारी मिलने पर फायर टेंडर की कई गाड़ियां मौके पर पहुंच गई, जहां फायर ब्रिगेड वाले भी भीषण आग देखने के बाद खौफजदा हो गए। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। हालांकि कुछ ही घंटों में आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। आग के लपटों का कहर यूपी के उन्नाव में भी देखने को मिला, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर चलती कार में अचानक ही आग भड़क उठी। गनीमत रही कि सवार लोग वक्त पर कार से कूद गए, जिसकी वजह से उनकी जान बच गई। हसनगंज इलाके में हुए इस हादसे की वजह से एक्सप्रेसवे पर काफी देर तक अफरा तफरी मची दिखाई दी, जहां आग ने कुछ ही देर में इस कार को जलाकर खाक कर दिया। और आइए अब बात करते हैं तमिलनाडु की, जहां पर डीएमके की जनसभा के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा बाल बाल बच गए। तेज हवाओं के वजह से जनसभा में लगी लाइट ए राजा के पोडियम पर जा गिरी। गनीमत रही कि ए राजा पहले से सतर्क थे, जो लाइट गिरते ही पीछे हट गए। तस्वीरें तमिलनाडु के मयिलादुथुराई की हैं, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा जनसभा को संबोधित कर रहे थे, लेकिन तभी सामने मौजूद बिजली का अस्थायी पोल गिरने लगा। ये पोल देखते ही देखते सीधे ए राजा के पोडियम पर जा गिरा। ए राजा ने पोल को गिरते देख लिया था। ऐसे में पीछे होकर उन्होंने इस हादसे से खुद को बचा लिया, लेकिन लाइट का पोल अचानक ही पोडियम पर गिरने से अफरा तफरी मच गई। पोल जिस रफ्तार से पोडियम पर गिरा था, अगर ए राजा इसकी चपेट में आ जाते तो यकीनन वो घायल हो सकते थे। वही हादसे के फौरन बाद आसपास के लोग एक्शन में आ गए, जिन्होंने बिजली के अस्थायी पोल को पोडियम से हटा दिया। दरअसल जिस वक्त ए राजा जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त तेज हवाएं चल रही थी, जिससे होर्डिंग्स भी फट गई। तेज हवा की वजह से बिजली का ये अस्थायी पोल भी गिर गया, जो सीधे ए राजा के पोडियम पर लैंड हुआ। इस हादसे की तस्वीर अब सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही है, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री ए राजा के फौरन पीछे हट जाने की वजह से बड़ा हादसा टल गया। वही हादसे के फौरन बाद ए राजा ने भी अपनी जनसभा को खत्म कर दिया और समर्थकों के साथ वो वापस लौट गए।
देश के कई हिस्सों में आज भी बारिश का येलो अलर्ट है। कल बारिश के साथ ओले गिरने से फसलों और फलों को काफी नुकसान पहुंचा। साथ ही तेज आंधी की वजह से कई जगहों पर पेड़ उखड़कर गिर गए। शिमला में बारिश के साथ ऐसे ओले गिरे जैसे सफेद बर्फ की चादर बिछ गई। शिमला में बारिश भी इतनी तेज हुई जैसे सब कुछ अपने साथ बहा ले जाने पर आमादा थी। मौसम विभाग ने आज के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश और ओले गिरने के साथ आंधी और तेज हवाएं भी चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भी जबरदस्त बारिश हुई। पहाड़ों की रानी मसूरी में तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। देहरादून में हुई अचानक बारिश से मालदेवता के पास सोंग नदी में तेज पानी आ गया। गनीमत रही कि इससे कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। हरिद्वार में तेज हवा के चलते एक विशालकाय पेड़ एक कार के ऊपर गिर गया, जिससे काफी देर तक सड़क पर आवाजाही रुक गई। मध्य प्रदेश के इंदौर में तेज हवा के साथ हुई जोरदार बारिश के साथ ओले गिरे। अचानक बदले मौसम से लोगों को झुलसती हुई गर्मी से काफी राहत मिली। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी झमाझम बारिश हुई, जहां तपती गर्मी से लोगों को भारी राहत मिली। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में भी मौसम बदला हुआ है। चेन्नई के कई हिस्सों में भी बारिश हुई। उत्तराखंड के मसूरी में तब अफरा तफरी मच गई जब बारिश के बाद अचानक ही कैंपटी फॉल में बड़ी तादाद में मलबा आता हुआ नजर आया। कैंपटी फॉल में इस दौरान ऐसा रौद्र रूप नजर आया जिससे मौके पर मौजूद लोगों की सांस अटक गई। पहाड़ों की रानी मसूरी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब टूरिस्ट की पसंदीदा जगहों में से एक कैंपटी फॉल ने अचानक ही रौद्र रूप ले लिया। मसूरी में हुई मूसलाधार बारिश के बाद कैंपटी फॉल में पहाड़ से मलबा गिरता हुआ दिखाई दिया, जहां साफ पानी के बजाय मटमैले रंग के पानी का झरना उफनता दिखा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ से नीचे मटमैले रंग का पानी तेजी से गिरता दिख रहा है। कैंपटी फॉल में तेज बहाव के साथ गिरते मलबे को देखने के बाद आसपास के लोगों की सांसें अटक गई। कैंपटी फॉल के आसपास मौजूद दुकानदार सहम गए। देखते ही देखते कैंपटी फॉल में उतरा मलबा पूरे इलाके को अपने आगोश में लेने लगा। लोगों की दुकानों में मलबा फैल गया। हालात को देखते हुए पुलिस ने लोगों के कैंपटी फॉल जाने पर रोक लगा दी। हालांकि 2 घंटे के भीतर ही कैंपटी फॉल अपने पुराने अंदाज में वापस लौट आया। मूसलाधार बारिश की वजह से मसूरी में कई जगह हालात अस्त व्यस्त दिखाई दिए, जहां पर लैंडस्लाइड होने से भी हालात खराब दिखे। बारिश के बाद पहाड़ से मलबा सड़क पर गिरा, जिसके बाद ट्रैफिक को रोक दिया गया। रोड ब्लॉक हो गई है। यहाँ पे सारा जो मलबा है ये ऊपर से सारा बह के ये रोड पे आ गया है और इसमें भी ट्रैफिक मूवमेंट लग नहीं रहा है, मुझे पॉसिबल होगी। मध्य प्रदेश के देवास में बड़ा हादसा टल गया। बारिश के बाद यहां चट्टानें खिसक गई और माता के मंदिर के आसपास बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे। पत्थर गिरने की वजह से यहां पहुंचे श्रद्धालु सहमे हुए दिखाई दिए। देवास में रविवार को अचानक हुई बारिश के बाद माता टेकरी के पहाड़ की चट्टानें खिसक गई, जिसके बाद पहाड़ी से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगे। ये पत्थर नीचे मौजूद अष्टभुजा माता और कालिका माता के मंदिर के पास गिरे, जिससे श्रद्धालुओं के बीच हड़कंप मच गया। जैसे ही पत्थर गिरने शुरू हुए तो तेज आवाज हुई, जिससे श्रद्धालुओं को संभलने का मौका मिल गया। जो जहां था वो वहीं खड़ा हो गया और कुछ ही देर में मंदिर के आसपास कई बड़े पत्थर गिरे हुए दिखाई दिए। बड़ी चट्टानें टूटकर नीचे आने से श्रद्धालुओं में डर भी देखने को मिला, जो अब प्रशासन से मांग कर रही हैं कि मंदिर आने वाले भक्तों की सुरक्षा के लिए जरूरी उपाय किए जाएं। यहाँ पे बारिश के कारण बड़े बड़े पत्थर है, चट्टानें ऊपर से गिरी हुई ये दिख रही सामने। जिस तरह से अचानक ही बारिश और ओले गिरने से टेकरी माता पहाड़ पर चट्टानें दरकती दिखी, उससे काफी देर तक मंदिर के आसपास अफरा तफरी मची रही। वहीं गनीमत रही कि इस हादसे में किसी श्रद्धालु को चोट नहीं आई। मंदिर के पुजारियों ने अब श्रद्धालुओं से दूसरे रास्ते के जरिए मंदिर आने की अपील की है। मध्य प्रदेश के इंदौर में एक कुत्ते की 13वीं पर लोगों ने कार्यक्रम रखा। यही नहीं, आसपास के लोगों ने कुत्ते की याद में मुंडन भी करवाया। दरअसल 23 मार्च को एक बीमारी के दौरान कालू नाम के कुत्ते की मौत हो गई थी, जिसके बाद हिंदू रीति रिवाज से कुत्ते की 13वीं का कार्यक्रम किया गया। 13वीं में बकायदा कालू की पसंदीदा व्यंजन बनाए गए, जिसमें पोहा, जलेबी, टोस्ट, पेडिग्री, पनीर तक परोसा गया। कालू की याद में यही खाना 13 कुत्तों को खिलाया गया ताकि उसकी आत्मा को शांति मिले। विजयनगर क्षेत्र के स्कीम नंबर 78 में रहने वाले कई लोगों ने कालू की याद में मुंडन भी करवाया। इस दौरान कई लोग भावुक हो गए। लोगों का कहना था कालू को मोहल्ले के सभी लोग प्यार करते थे। आज तक उसने किसी शख्स पर हमला नहीं किया।
रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार राजस्थान के विधायक जयकृष्ण पटेल को कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन ब्यूरो विधायक की कस्टडी रिमांड की अपील कर सकता है। विधायक को रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के इतिहास का ये पहला मामला है जब कोई विधायक रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। एंटी करप्शन ब्यूरो ने विधायक की गिरफ्तारी की जानकारी विधानसभा स्पीकर को भी दे दी है। इन माइंस के बारे में एमएलए साहब ने कोई प्रश्न लगाए हैं विधानसभा में, तो प्रश्न लगाए उस एवज में इनको अप्रोच किया एमएलए साहब ने। विधायक जयकृष्ण पटेल ने अवैध खनन के मामले में विधानसभा में 3 प्रश्न लगाए थे, जिससे डरकर खनन कराने वाले ने विधायक से संपर्क किया और उन प्रश्नों को वापस लेने के एवज में विधायक से 2.5 करोड़ रुपए की डील हुई। परिवादी रविंदर सिंह बांसवाड़ा गए और वहां पे भी इन्होंने 1 लाख रुपया एमएलए साहब को दिया था। वो सारा रिकॉर्डेड है। जयकृष्ण पटेल बांसवाड़ा से विधायक हैं और अवैध खनन का मामला उनके विधानसभा क्षेत्र से सैकड़ों किलोमीटर दूर है। एसीबी का दावा है कि विधानसभा में बार बार सवाल उठाकर उन्होंने कारोबारी से रिश्वत मांगी थी। अब आपको राजस्थान के पाली की तस्वीरें हम दिखा देते हैं, जहां पर आंधी बारिश ने जमकर तबाही मचाई है। तूफान के कारण यहां पर कई पेड़ उखड़ गए हैं। मौसम लगातार करवट बदल रहा है। ऐसे में अलग अलग इलाकों में कई जगह पर मौसम परेशानी बनकर सामने आ रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं राजस्थान के पाली की। आंधी बारिश यहां पर हुई जिसने तबाही मचा दी। तूफान के कारण यहां पर पोल पेड़ सब उखड़ते हुए भी नजर आए। तेज हवाओं के साथ, आंधी के साथ ये बरसात हुई है और ये अलग अलग राज्यों का इस वक्त हाल है। कभी बरसात तो कभी तेज आंधी और तूफान की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब के मनसा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बारिश के कारण बस स्टैंड में कैसे पानी भर गया, पूरा इलाका यहाँ पर जलमग्न हो रहा है। आपको ये भी बता दें कि अचानक हुई बारिश के कारण लोगों को आवाजाही में भी काफी परेशानी हुई है। हालांकि कुछ दिन ऐसा ही जो मौसम है वो बना रहेगा। इस प्रकार की अलर्ट लगातार मौसम विभाग की तरफ से जारी किए जा रही हैं। लगातार खबरों का सिलसिला आगे भी रहेगा जारी। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।